वेलकम टू स्मार्ट जीके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु के निष्कर्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने धातु के विभिन्न प्रक्रम पढ़े थे कि कौन कौन से प्रक्रम होते हैं जो प्रकृति में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, खनिज के रूप में पाए जाते हैं, जो मेटल्स, उनको किस प्रोसेस से, किस तरह के प्रोसेस किया जाता है और कैसे कैसे प्रोसेस से गुजारा जाता है और एक धातु के रूप में उसे प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण धातु कर्म के बाद जो होता है क्रिया, वहां से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। धातु कर्म तक क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को तो हमने शुद्ध कर लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं। तो प्योर धातु प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल शुद्ध प्राप्त करने के लिए आगे और प्रोसेस किया जाता है, जिसको बोलते हैं शोधन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं का शोधन, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को शोधन कैसे किया जाता है। जैसे अयस्क से और खनिज से तो हमने धातु प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें अशुद्धियां रह जाती है, उसको शोधन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो आइए हम आज के टॉपिक के देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का शोधन। ठीक है, धातुओं का शोधन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे कि जो धातु होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं, इसके बाद धातु प्राप्त होता है। क्योंकि प्रकृति में क्या है, धातु हमें मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी रूप में अयस्क के रूप में मिलते हैं, खनिज के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों करने के बाद लास्ट में हमें शुद्ध प्योर धातु प्राप्त करने के लिए उसको हमें शोधन करना पड़ता है। तो शोधन की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो धातु का शोधन होता है वो कई विधियों से किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे विधियाँ हैं जिससे धातु शोधन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आसवन विधि है, आसवन विधि के माध्यम से, अगर इसको बोले तो डिस्टिलेशन बोला जाता है। डिस्टिलेशन के माध्यम से भी हम धातुओं को शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है, उसको प्योर धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो विद्युत अपघटनी है। विद्युत अपघटनी विधि भी है एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसके माध्यम से भी हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और आगे हम बात कर लें तो जो प्रभाजी आसवन है, उससे प्रभाजी आसवन को बोले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से भी हम धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। आगे है हमारा वर्ण लेखन विधि। तो वर्ण लेखन विधि यानी क्रोमेटोग्राफिक जो है, इस मेथड से भी क्या है, धातुओं को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सबसे उचित और सबसे सूटेबल, अगर बात करें सबसे अच्छा धातुओं के शोधन करने के लिए प्रयोग कौन सा किया जाता है, तो वो विद्युत अपघटनी विधि है। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि के इसलिए करते हैं उपयोग सबसे ज्यादा, क्योंकि जो विद्युत अपघटनी विधि है इसमें धातुओं का क्या है, लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत नाम मात्र के होता है। जितना हम धातु को शुद्ध करते हैं, लेते हैं, लगभग उतने क्वांटिटी में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो भी महंगे धातुएं हैं, जैसे हम गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, क्रोमियम की बात कर लें, ठीक है, ये जो काफ़ी महंगी धातुएं होती हैं, ठीक, ये सब क्या है, इसी विद्युत अपघटनी विधि से ही क्या करते हैं, इनका शोधन किया जाता है, शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉपर, एजी, सिल्वर, ये किस विधि से, और विधि से भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्युत अपघटनी विधि, इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए करते हैं, आपको बताया कि जिसमें क्या है, जो कॉपर का अगर हम विद्युत अपघटनी कर रहे हैं तो जितना कॉपर उसमें हम एनोड कैथोड बनाते हैं, लगभग उतने प्राप्त होता है, उसमें लॉस नहीं होता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटनी विधि के। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी विद्युत अपघटनी के बारे में बात कर लेते हैं। आगे हमने देख लिया कि धातुओं का जो शोधन है, प्यूरिफिकेशन है, वो किस किस माध्यम से करते हैं। और सबसे प्रचलित अगर हम शोधन की बात करें तो विद्युत अपघटनी है। ठीक है, तो हम विद्युत अपघटनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जार लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जिस धातु का हमें बनाना हो, जिस धातु का हमें विद्युत अपघटन करना हो, प्यूरिफिकेशन करना हो, उसका हम
लवणीय विलयन लेते हैं, ठीक है, लवणीय विलयन लेते हैं। लवणीय विलयन के मतलब कि न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्जेज नहीं होते। जैसे हमें कॉपर का करना है तो हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन का लवण ले लिया यहाँ पे, ये जो ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक शुद्ध कॉपर का बनाया, शुद्ध कॉपर कैथोड के रूप में बनाया हमने, और अशुद्ध कॉपर का एक रॉड लेके एनोड के रूप में बनाया, ठीक है फ्रेंड। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, उसमें हमने जिस धातु का, जिस मेटल को हमने प्यूरिफिकेशन करना है उसके हम विलयन लेते हैं, लवणीय विलयन लेते हैं। तो हमें कॉपर का करना है फॉर एग्जांपल, तो हमने कॉपर का यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन ले लिया। कॉपर सल्फेट के विलयन में फिर क्या करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध कॉपर के रॉड लेते हैं। शुद्ध वाले के हम किस पे रखते हैं, कैथोड के रूप में रखते हैं, और अशुद्ध वाले को एनोड के रूप में रखते हैं, ठीक है। एनोड क्या होता है, प्लस चार्जेज होता है एनोड पे, और अगर हम बात करें कैथोड पे तो कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। जो अशुद्ध वाला होता है, अशुद्ध जो हम जिससे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमें प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है, उस अशुद्ध धातु के जो रॉड होता है उसको हम मोटा लेते हैं, काफ़ी मोटा होता है, और जिस पे हमें प्राप्त करना है शुद्ध, उसको हम पतले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शुद्ध कॉपर वाले का हमने पतला लिया है, अशुद्ध कॉपर वाले रॉड के हमने मोटा लिया है, क्योंकि इससे क्या है, इससे जो भी कॉपर का मटेरियल होगा वो निकल के अशुद्ध वाले पे जाएगा, तो धीरे धीरे ये पतला होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, इसलिए हमने इसको मोटा लिया है और इसको पतला लिया है, ठीक है। तो इसके बाद इसको क्या करते हैं, दोनों जो रॉड हैं इसको हम बैटरी से ज्वाइंट कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस वाले को हम ज्वाइंट करते हैं एनोड की तरफ, और माइनस वाले टर्मिनल को हम ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे एनोड कैथोड की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत प्रवाहित करने के बाद जो ये अशुद्ध वाला, ये अशुद्ध एनोड जो रॉड होता है वो क्या होता है, अशुद्ध कॉपर का होता है, और क्या करता है, ये धीरे धीरे इस विलयन में घुलना स्टार्ट करता है, और घुलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो कॉपर का शुद्ध होता है, शुद्ध मेटल होता है, ठीक है, शुद्ध मेटल मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, कैथोड पे धीरे धीरे जाके इकट्ठा होते रहते हैं। बाकी जो अशुद्धियाँ होते हैं वो क्या करते हैं, एनोड के नीचे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एनोड के नीचे धीरे धीरे ये बहते जाते हैं, और बहते जाते हैं, और ये क्या है, पूरा रॉड यहाँ से इसमें गल जाता है, और गलने के बाद द्रवित हो जाता है, और फिर इसके बाद कॉपर के जो मॉलिक्यूल अणु होते हैं ये कैथोड पे जाके बैठकर शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जो इस रॉड पे जो प्राप्त होता है हमें, वो शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, तो कैथोड रॉड पे, ठीक है, शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, विद्युत अपघटनी, जिस भी धातु का विद्युत अपघटनी प्राप्त करना हो विद्युत अपघटनी विधि से, थोड़ा विद्युत अपघटनी विधि क्या है, थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन इससे क्या है, बिल्कुल प्योर धातु प्राप्त होता है, और धातु का बहुत कम लॉस होता है, ठीक है। इस अशुद्धि में कॉपर नहीं जाते, ये सीधा इस पे कैथोड पे जाके बैठ जाते हैं कॉपर के कण, और यहाँ पे अशुद्धि रहते हैं, तो इसलिए इसमें धातु का लॉस नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इस धातु को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, किस विधि को, विद्युत अपघटनी विधि को, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो पॉलिटेक्निक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ से पिछले ईयर्स में, प्रीवियस में, ये एल्युमिनियम का जो धातु कर्म है और इसका विद्युत जो शोधन है, विद्युत अपघटनी, इसके बारे में यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को पूछ रखा है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ से हम देख के एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो एल्यूमिना है, इसके माध्यम से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, और एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें एल्युमिनियम का, तो जो एल्युमिनियम का धातु कर्म करना है हमें, यानी जो इसका धातु का मेटलर्जी करना है, तो इस सबसे पहले हम एल्युमिनियम का जान लेंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होते हैं, और किस तरह के ये अयस्क पाए जाते हैं, और कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, जिससे क्या है,
एल्युमिना प्राप्त होता है और एल्युमिना से शुद्ध एल्युमिनियम हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करते हैं। तो अगर एल्युमिनियम की हम अगर प्रतीक की बात करें कि इसका रासायनिक सिंबल क्या होता है, तो इसका Al होता है। अगर इसकी हम परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात करें तो 13 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से और खनिज से अयस्क प्राप्त होते हैं और उस अयस्क से एल्युमिना प्राप्त होता है और एल्युमिना से हम क्या करते हैं, उसका शोधन करके शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम स्पेशली एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का अगर हम संकेत की बात करें तो Al होता है। अगर इसकी हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 13 होता है। अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी में यह किस ब्लॉक में रखा गया है, तो आवर्त सारणी में यह P ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह क्या है, एक मेटल है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। यह क्या, या तो खनिज के रूप में पाया जाता है या अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, ठीक है, तो अयस्क जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम है। और अगर हम बात करें कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले कौन सा तत्व है, तो ये तीसरा तत्व है। अगर हम पहले और दूसरे की बात करें तो पहला तत्व आ जाता है ऑक्सीजन और दूसरा तत्व आ जाता है सिलिका। और अगर हम बात करें तीसरे तत्व की तो तीसरा तत्व एल्युमिनियम आ जाता है। लेकिन अगर धातु आपसे पूछ दे धातु, तो धातुओं में भूप्रपट्टी पे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि जो एल्युमिनियम है वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है प्रकृति में, तो वो कैसे पाया जाता होगा, अयस्क के रूप में। तो हम इसके प्रमुख अयस्क की बात करते हैं। तो इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख अयस्क हैं कोरंडम, ठीक है, बक्साइड है। अगर बक्साइड की बात करें तो ये जल योजित होता है, Al2O3 × 2H2O। अगला है डायोस्पर, Al2O3 H2O। और दूसरा है जिप्साइड्स, ये भी Al2O3 3H2O। और एल्युमिनाइट है, फैक्सवाद है। ये सब क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क हैं, जिससे क्या है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे प्रमुख अयस्क की बात करें तो सबसे प्रमुख अयस्क एल्युमिनियम का कौन सा है, बक्साइड, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगर हम बक्साइड की बात करें तो ये जल योजित एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। जल योजित का मतलब इसमें जल के अणु मिले होते हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम जो एल्युमिनिया का जो अयस्क है बक्साइड, बक्साइड से हमने तो विभिन्न क्या है धातु कर्म द्वारा, ठीक है, मेटलर्जी द्वारा धातु को क्या किया, एल्युमिना के रूप में प्राप्त कर लिया। लेकिन उस एल्युमिना में क्या है, कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और धातु को शोधन करते हैं। शोधन करने के लिए हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से अशुद्धियां होती हैं जिसको हम शोधन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात कर लें कि शोधन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि जो एल्युमिना होता है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं बक्साइड को। तो बक्साइड क्या है, बक्साइड हम बात करें तो H2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, H2O जुड़ा होता है। तो हमने सबसे पहले बक्साइड को लिया और बक्साइड में हम देखते हैं कि उसमें धातु कर्म के द्वारा जो धातु कर्म से प्राप्त होता है एल्युमिना, उसमें क्या होता है, अशुद्धियां मिली होती है। क्या क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड और सिल्वर डाइऑक्साइड, उस सिलिका डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम विभिन्न प्रोसेस करते हैं एल्युमिनियम निष्कर्षण के लिए। ठीक है, तो पहला अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहला प्रोसेस हाल होता है। ठीक है, हाल प्रक्रम। हाल प्रोसेस में क्या होता है कि हाल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो आयरन ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड होता है, सिलिका डाइऑक्साइड, दोनों को हम दोनों अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें कि सिल्वर ऑक्साइड है, उसमें सिलिका ऑक्साइड है नहीं, केवल आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए हम बेयर प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अगर आयरन ऑक्साइड अगर बक्साइड में बहुत ज़्यादा है तो कौन सी विधि के द्वारा उसको
हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा विधि है? बेयर विधि। उसी तरह सर्पेक विधि की बात करें तो सर्पेक विधि में अगर यहाँ पे सिलिका डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तो सिलिका डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए हम सर्पेक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्पेक विधि का प्रयोग करने के बाद ये जो क्या एल्युमिना होता है उससे हम एल्युमिनियम तत्व प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आगे हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि धातुओं को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी करते हैं, विद्युत अपघटनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धियों के रूप में मिला रह जाता है धातु निष्कर्षण के बाद। ठीक है, तो सर्पेक विधि तक हमने कर लिया। इसमें जो अशुद्धियाँ मिली थी आयरन ऑक्साइड और सिलिका डाइऑक्साइड, उसको दूर कर लिया, और दूर करने की विधियाँ हमने देख लिया, हाल प्रक्रम, बेयर प्रक्रम और सर्पेक प्रक्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे एल्युमिना का विद्युत अपघटनी विधि। तो इसको विद्युत अपघटनी विधि करने के लिए हम आगे कौन से प्रोसेस करते हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। तो जो एल्युमिना प्राप्त होता है निष्कर्षण से, बॉक्साइड जो अयस्क से निष्कर्षण से, उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि करते हैं। किसका? एल्युमिना जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो एल्युमिना प्राप्त होता है उसमें हम क्रायोलाइट और फ्लोस्पार, जिसका अगर फार्मूले की बात करें तो An3Al F6, अगर फ्लोस्पार की बात करें तो CaF2 इसका होता है। इसको हम मिलाकर एल्युमिना के साथ, और फिर क्या करते हैं, इसको हम जो अशुद्ध एल्युमिना होता है उसको मिला के क्रायोलाइट और फ्लोस्पार के साथ उसको हम एनोड के साथ रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम एक फ्लास्क की यहाँ बात करें तो ये एक फ्लास्क है, और इस फ्लास्क को अगर हम इस विधि की बात करें तो जो एल्युमिना का शोधन होता है उसको हम होप प्रक्रम कहते हैं। होप प्रक्रम विधि के द्वारा एल्युमिना का शोधन होता है, एल्युमिनियम का शोधन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो अशुद्ध एल्युमिनियम होता है उसमें फ्लोस्पार और क्रायोलाइट मिलाकर उसको हम सबसे निचले स्तर एक बनाते हैं, इस फ्लास्क के सबसे निचले स्तर, जिसमें क्या होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का परत होता है। ठीक है, वहाँ पे हम, जो कि एनोड के रूप में कार्य करता है, और जो एल्युमिनियम होता है उसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिले होते हैं। ठीक है, और अगर हम बीच की बात करें तो बीच में जो द्रव होता है उसमें क्या होता है? सोडियम और बेरियम और एल्युमिनियम का क्या होता है? फ्लोराइड का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। और अगर हम बात करें कि जब इसमें हम विद्युत अपघटनी का प्रयोग करते हैं, जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं कैथोड और एनोड में, अगर हम बात करें तो एनोड क्या होता है? ऊपर यहाँ पे होता है। ठीक है, कैथोड जो कि क्या होता है? माइनस होता है, और नीचे वाला जो एनोड होता है वो प्लस होता है। जब हम विद्युत यहाँ से प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने के बाद यहाँ से एल्युमिनियम प्रवेश होते हुए इस फ्लोराइड का मिश्रण से होते हुए सबसे ऊपरी परत पे पहुँचता है, और यहाँ पे क्या है? शुद्ध एल्युमिनियम का परत प्राप्त हो जाता है। जो ये एनोड वाला कैथोड वाला जो परत है यहाँ पे, वहाँ पे क्या आता है? शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? होप प्रक्रम की विधि के माध्यम से हम एल्युमिनियम को शुद्ध कर लेते हैं, प्योर एल्युमिनियम प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई उसमें अशुद्धि नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जब शुद्ध एकदम प्योर प्राप्त होता है तो वो क्या होता है? चांदी की तरह सफ़ेद चमकदार होता है। ठीक है, चमकदार होता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 660 सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग होता है। और अगर यहीं पे अगर हम और बात कर लें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 1800 सेंटीग्रेड होता है। जब 1800 सेंटीग्रेड पे जाएगा तो ये बॉइलिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने एल्युमिनियम का शुद्धिकरण देख लिया, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो एल्युमिनियम शोधन में जो यूज किया जाता है उसके सबसे निचले परत किस चीज़ का बना होता है? तो उसका सबसे निचला परत क्या बना होता है? कॉपर और एल्युमिनियम के बना होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? एनोड का काम करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो ये सब आप
एक बार रिवाइज कर लेंगे अगर आपको क्लियर नहीं होगा, और कहीं से अगर दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको आगे और चीज़ें बताई जाएंगी। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस आज का टॉपिक बस इतने तक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी रिलेटेड इस चीज़ से मेटलर्जी से रिलेटेड चीज़ें थे ज़्यादातर हमने पढ़ लिया, और यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने एक एक चीज़ों को देख लिया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।